दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक रिसर्च पेपर 1923 में पब्लिश हुआ था, जो कि बेस्ड था एक किताब के। वो किताब बाद में बनी जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी। आपको पता है कि वो रिसर्च पेपर जब लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सबसे पहले 1923 में रखा गया था, तो उसे स्टार्ट में इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया था, बिकॉज़ उसमें जो उसका ऑथर था, उसने इस बात पे असर्ट किया था कि ब्रिटिश अपनी करेंसी को, खास तौर से जो इंडियन करेंसी है, उसको इतना हाई वैल्यू इसलिए रखते हैं ताकि वो अपनी इंग्लैंड के एक्सपोर्ट को इंडिया तक भेज सकें और इंडियन एक्सपोर्ट को इंग्लैंड तक जाने से रोक सकें। और इस आधार पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उस रिसर्च पेपर को शुरुआत में पब्लिश ही नहीं होने दिया था। बाद में ये रिसर्च पेपर बनता है न्यू प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी नामक किताब की संरचना के। और ये जो किताब है, इसके लेखक थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वो इसके लेखक हैं। और ये जो किताब थी, वो हिल्टन यंग कमीशन के सामने जब रखी गई, तो इसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1923 1934 आया। और उस एक्ट के बाद भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखी गई। दोस्तों नमस्कार, मैं गुरुराज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ निर्माण है इसके इस प्लेटफॉर्म में। और ये इकोनॉमी का यूनिट 2 है, जिसमें कि प्रीलिम में 8 मार्क्स एंड मेंस में 15 मार्क्स का वेट आता है। हम लोग मनी एंड बैंकिंग का सेक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में इन डिटेल में। आरबीआई की स्थापना, जिसके मैंने अभी आपसे बताया कि हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर हुआ था। और इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पास होता है। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेशन में आ जाता है। इनिशियली ये एक शेयर होल्डर की बैंक थी। मतलब ये कि उस समय इसे आप गवर्नमेंट बैंक नहीं कह सकते, बिकॉज इसकी जो मेजर ओनरशिप थी वो स्टेक होल्डर्स के पास थी और इसकी लोकेशन थी कलकत्ता में। इस बैंक को 1949 में भारत की आजादी के बाद नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। और सिंस देन ये भारत की एक सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक का मतलब मॉनेटरी अथॉरिटी से है। दोस्तों, अगर हम लोग रिजर्व बैंक और उसके स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग इत्यादि को समझेंगे नहीं, तो यूपीएससी में हमारे लिए चुनौती भरा होगा कि हम रिजर्व बैंक से संबंधित आने वाले प्री और मेंस में क्वेश्चन को स्ट्रक्चर दे पाएं, उसके सही आंसर कर पाएं। आरबीआई की कार्य पद्धति का दृष्टिकोण डॉक्टर अंबेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था, जिसे उस समय रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसीज एंड फाइनेंसेस के नाम से आया था। ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि ये प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी पे बेस्ड था। ठीक? ये सारी चीजें हम लोगों ने बात कर ली है। और शुरुआत में सर ऑसबोर्न स्मिथ इस रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, जब ये कमेंसमेंट में आया था 1935 में। और इसके बाद से ही रिजर्व बैंक जब नेशनलाइज्ड हुआ 1949 में, तब से ये आजाद भारत की केंद्रीय बैंक है। और इस केंद्रीय बैंक ने भारत में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट में बहुत सारा योगदान दिया, जिसमें कि हमारे सामने कुछ एग्जांपल हैं। जैसे डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, जिसे हम डीजीसीआईजीसी कहते हैं। ठीक है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड कहते हैं। ठीक है। ये इन सब एंड डिस्काउंट एंड फाइनेंसिंग हाउस ऑफ इंडिया इत्यादि इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने में आरबीआई का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इससे इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। हमारे देश में जो आरबीआई का स्ट्रक्चर है, उसमें जो सबसे सीनियर पोस्ट होती है, वो गवर्नर की पोस्ट होती है। साथियों, इस बात को ध्यान में रखना कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे गवर्नर ना होके आरबीआई या उनकी सेंट्रल बैंक का जो बॉस होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। हमारे केस में ये पोस्ट गवर्नर होती है। वर्तमान में गवर्नर कौन है, आप इन्हें पहचानते होंगे। ये है मिस्टर शक्तिकांत दास। एंड 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, जैसे श्री एम के जैन, डॉक्टर एम डी पात्रा, एम आर राव एंड ताबी शंकर। ये 4 जो हैं वो डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के अंतर्गत। इसका स्ट्रक्चर जैसे कि अभी हमने देखा कि इसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर और एक गवर्नर होते हैं। इसके अलावा इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी का, फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी का। अब ये वो 2 डिपार्टमेंट होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। तो उनके जो सचिव होते हैं, वो आरबीआई में भी उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के स्थानीय बोर्ड हैं। ये देश में 4 जगह हैं, मुंबई, कोलकाता,
चेन्नई और नई दिल्ली। आपको पता है आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगर पता है तो उसे हम कमेंट सेक्शन में आप बताइए। इसकी सदस्यता कौन है? प्रत्येक में इन स्थानीय बोर्ड की बात करें तो 5 सदस्य होते हैं, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त और 4 वर्ष की अवधि के लिए आते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की अभी हमने बात करी। इसमें जो सबसे टॉप बॉस होता है उसे हम गवर्नर कहते हैं। इसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, 11 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। ये अपने आप में जानना जरूरी है कि इसमें 11 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। हाँ, इसका जो एक मेन सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल सुपरविजन, जिसको करता है बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन। यहाँ पे हम देखते हैं कि बीएफएस के बारे में जिक्र है कि बीएफएस में मेंबर कितने होते हैं? 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, डिप्टी गवर्नर्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर। ये डायरेक्शन करते हैं मॉनेटरी और रेगुलेटरी सुपरविजन को लेकर। महीने में एक बार इनकी मीटिंग होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा ये ओवरसी करते हैं फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन जो इंस्टीट्यूशन हैं इनकी ओवरसीइंग या उन पे निगरानी रखना इस बोर्ड का काम है, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन का। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन के दिशा निर्देश के अनुसार रिजर्व बैंक काम करता है। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की एक समिति के रूप में नवंबर 1994 में किया गया। बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन का प्राथमिक उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर वित्तीय संस्थानों सहित वित्तीय क्षेत्र यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर का समेकित पर्यवेक्षण करना है, जैसे कि हमने वहां पे डिस्कस किया था। ठीक है, इस बोर्ड का गठन केंद्रीय बैंक के 4 निदेशकों की को सहयोजी सदस्य के रूप में 2 वर्ष की अवधि के लिए शामिल करके किया जाता है तथा गवर्नर इसके अध्यक्ष हैं। अब अगर आपके सामने प्रीलिम में क्वेश्चन आ जाता है कि बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन में अध्यक्ष कौन होता है, तो उत्तर होगा आरबीआई का गवर्नर। उसका टेन्योर कितना होता है? उत्तर होगा 2 वर्ष। इसका जो बोर्ड के मेंबर हैं उनका, ठीक है, बिकॉज आरबीआई के गवर्नर का टेन्योर 4 ईयर होता है। इनकी मीटिंग कब कब होना जरूरी है? तो बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन की मीटिंग महीने में एक बार होना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें एक डिप्टी गवर्नर और सामान्यतः बैंकिंग नियमन और पर्यवेक्षण के प्रभारी उप गवर्नर को बोर्ड के उपाध्यक्ष के तौर पे नामित किया जाता है। बोर्ड की बैठक सामान्यतः महीने में एक बार होना आवश्यक है। अब इसका विधिक ढांचा क्या है? मतलब ये कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन से कानून हैं, कौन से लॉ हैं, कौन से वो सरकारी विधि है जिसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा ऑपरेशन, पूरी मॉनिटरिंग, पूरी कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हुई है। तो इसमें जो सर्वोच्च अधिनियम है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट, जिसके बारे में हम लोग बार बार पढ़ते हैं। दूसरा है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, इसे हम बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आधार पर रिजर्व बैंक अपने कार्यों पर नियंत्रण रखता है तथा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के आधार पर वित्तीय क्षेत्र पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है। विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने 2 एक्ट के बारे में पढ़ा, आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आरबीआई एक्ट के माध्यम से रिजर्व बैंक अपने कार्यों को नियंत्रित करता है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के आधार पर बैंकों यानी कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है भारत में उसको रेगुलेट करता है। इन दोनों के अतिरिक्त और भी कुछ लॉ हैं जिनके आधार पर जो स्पेशलाइज्ड सेक्टर है उसको रेगुलेट किया जाता है। जैसे कि हमारे सामने एक्ट है लोक ऋण अधिनियम 1944 का, जो कि सरकारी प्रतिभूतियों को रेगुलेट करता है। प्रतिभूति संविदा अधिनियम है 56 का, जो कि सरकारी प्रतिभूति बाजार पर नियंत्रण रखता है। भारतीय सिक्का अधिनियम है जो कि कॉइन पर नियंत्रण रखता है आरबीआई इसके माध्यम से। विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973, जिसमें कि हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर आरबीआई का नियंत्रण स्टैब्लिश होता है।
बैंकिंग परिचालन को नियंत्रित करने वाले अधिनियम। अब जैसे कि अभी हमने देखा कि फॉरेक्स का नियंत्रण कैसे होता है, कॉइन का रेगुलेशन कैसे होता है, तो इन सभी के लिए एक कानून है। उसी तरह हम देखते हैं कि बैंकिंग परिचालन को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से एक्ट हैं। जैसे कि हमको एक तो पता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसको आप बैंकिंग कह सकते हैं ऐसे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हो गया। दूसरा कंपनी एक्ट 1956 है, जो बैंक बैंक को एज अ कंपनी देखता है, जो बैंक की कंपनी वाले ऑपरेशन होते हैं। अब बैंक की कंपनी वाले ऑपरेशन कैसे होते हैं? जैसे बैंक स्टॉक मार्केट, डेब्ट मार्केट इत्यादि में पार्टिसिपेट करता है। वो दूसरी कंपनियों के स्टॉक्स में पैसा लगाता है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, डेब्ट मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, जिसके आधार पर वो कैपिटल और मनी मार्केट के में एक पार्टिसिपेंट के तौर पे आता है। यहाँ पे बैंकों का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना अपने शेयर और डेब्ट के माध्यम से। ठीक है, तो वो जो उसका कंपनी वाला फंक्शन है, प्रॉफिट मोटिव जो सेंट्रिज्म है, जिसके आधार पर बैंक मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, वो रेगुलेट होता है कंपनी एक्ट 1956 से। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। अब आपको पता है बैंकों का नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था, साल था 1969। ठीक है, 1969 में कई सारी 14 मेजर बैंकें थी इस साल, 14 मेजर बैंकें थी जिनका नेशनलाइजेशन हुआ था। अगर आपके सामने आ जाए क्या इन मेजर बैंकों में स्टेट बैंक था, उत्तर होगा नहीं। क्यों? स्टेट बैंक पहले से ही एक सरकारी बैंक है। अन्यथा बाकी की जो मेजर बैंक थी उनका 1969 में 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, और ये एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से हुआ था। बाद में 1970 में इसके लिए एक एक्ट आया और जिसमें जो है एक स्टेचुरी मैकेनिज्म स्टैब्लिश कर दिया बैंकिंग को नेशनलाइज करने के लिए। इसके अलावा बैंकिंग के जो ऑपरेशन होते हैं उसकी सिक्रेसी के लिए, उसकी सिक्रेसी के लिए, सिक्रेसी के लिए, गोपनीयता के लिए अलग से एक अधिनियम है। अलग अलग संस्थानों जैसे स्टेट बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड और औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, ये सारे वो एक्ट हैं जो कि नाबार्ड को रेगुलेट करने के लिए नाबार्ड एक्ट है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अधिनियम है। स्टेट बैंक को रेगुलेट करने के लिए स्टेट बैंक अधिनियम 1954 है। तो ये सारे वो अलग अलग एक्ट हैं जो अलग अलग बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने के लिए ऑथराइज करते हैं आरबीआई को। अब बात आती है कि इनके मुख्य कार्य कौन से हैं आरबीआई के। एक मौद्रिक प्राधिकारी के तौर पे, मतलब मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में, मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में। मॉनेटरी अथॉरिटी कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आरबीआई भारत में सोल मॉनेटरी अथॉरिटी है। सोल मॉनेटरी अथॉरिटी कहने का मतलब ये है कि मनी के संबंध में जितने अधिकार हैं वो सभी भारत में किसके पास हैं? आरबीआई के पास। और आरबीआई के अतिरिक्त कोई दूसरी संस्था नहीं हो सकती है जो मॉनेटरी मैनेजमेंट को रेगुलेट कर सके। ठीक है, तो मौद्रिक नीति में आरबीआई क्या करते हैं? मौद्रिक नीति का निर्माण, का निष्पादन। निष्पादन कहने का मतलब ये है उसे लागू करना। ठीक है, उसका कार्यान्वयन और उसकी निगरानी। कार्यान्वयन का मतलब ये होता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसे ऑपरेशन में जाएगी, और फिर उसकी निगरानी करने का मतलब ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी अपने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रही है कि नहीं, और अगर जरूरी है तो उसमें आरबीआई बीच में इंटरवेन कर सकती है अगर वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो। मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में आरबीआई के दूसरे काम क्या है? मूल्य निर्धारण निर्धारण। जैसे कि आपको पता है कि आरबीआई रेपो ऑपरेशन के माध्यम से मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में बता दिया है। आप में से जो पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए मेरा ये सुझाव है कि हमारे पुराने लेक्चर पहले इकोनॉमी के देखिए। पुराने कहने का मतलब ये कि अभी जो लास्ट में 1 महीने में आए हैं उनको अच्छे से देखिए, समझिए, तब इनको आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे कि आरबीआई कैसे मनी मैनेजमेंट को रेगुलेट करती है। ठीक है? हाँ, मूल्य निर्धारण।
तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि इन्फ्लेशन को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है आरबीआई। उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण की उपलब्धता हो, जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। तो इसमें कुछ खास सेक्टर हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, जिनकी ग्रोथ ज्यादा रहती है, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, आईटी एक्सेट्रा। तो इन पे टाइम टाइम पे पैसे की सही उपलब्धता रहे, क्रेडिट का मैकेनिज्म स्टैब्लिश रहे, वो स्मूथ रहे। आरबीआई का काम होता है उन प्रोडक्टिव सेक्टर्स को टाइम टाइम पे पैसा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी। इसके अलावा आरबीआई के और कौन कौन से काम हैं? वित्तीय प्रणाली का विनियमन। अब भारत में फाइनेंशियल सिस्टम है, इसको कैसे आरबीआई रेगुलेट करेगी फाइनेंशियल सिस्टम को? तो जैसे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बैंकें होती हैं, तो बैंकों के लिए प्रॉपर मानदंड निर्धारित करना जिसके अंतर्गत देश में बैंकिंग और गैर बैंकिंग, बैंक और गैर बैंक, एनबीएफआई होते हैं, नॉन बैंकिंग, है ना। और वित्तीय प्रणाली का जो भी काम होता है वो सारा उसको आरबीआई अपनी तरह से रेगुलेट करती है, उसके लिए स्टैंडर्ड और मानक निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये सारे काम आरबीआई के एक फाइनेंशियल सुपरवाइजर के तौर पर होते हैं। अच्छा, अब आरबीआई के और कौन से कार्य हैं? जैसे कि हमने पीछे देखा कि वित्तीय प्रबंधन के तौर पर आरबीआई के काम हमने देखे। अब भारत में तरलता और सॉल्वेंसी को स्टैब्लिश करने के लिए साथ में समग्र वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना आरबीआई का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तरलता का मतलब ये है कि मनी की लिक्विडिटी मेंटेन रहे। ठीक है, और वो कैसे होते हैं? अगर मनी का ना तो ओवरली अधिमूल्यन हो और ना ही बहुत ज्यादा उसका डिग्रेडेशन हो, अवमूल्यन हो। मतलब ये कि मनी की मॉडरेट वैल्यू बनी रहे, मनी की मॉडरेट वैल्यू बनी रहे, जिसके आधार पर मनी का जो अपने आप में लिक्विडिटी है मार्केट में वो बनी रहे। अचानक मनी में किसी भी प्रकार का उछाल या अचानक मनी में किसी भी प्रकार की गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। आरबीआई इस अनुसार मनी में लिक्विडिटी को मेंटेन रखती है, जिसमें तरलता कहते हैं। इसका मेन उद्देश्य यह है कि लोगों का बैंकिंग सिस्टम में विश्वास बना रहे तथा आरबीआई इस प्रकार से जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करती है और आम जनता को इफेक्टिव बैंकिंग, किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। अब बात आती है कि कॉमर्शियल बैंक के मामले में आरबीआई के क्या काम होते हैं। कॉमर्शियल बैंकों के मामले में आरबीआई के ये महत्वपूर्ण काम होते हैं, जिनमें कि बैंकिंग परिचालन शुरू करने, नई बैंक की शाखाएं खोलने, शाखाओं को बंद करने, इनके लिए आरबीआई के लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई भी बैंकिंग परिचालन शुरू करने, नई ब्रांच खोलने, शाखाओं को बंद करना, इन उद्देश्यों के लिए आरबीआई की लाइसेंस की आवश्यकता होती है। आरबीआई बैंकों के विलय, समामेलन मतलब मर्जर, समापन मतलब लिक्विडेशन, लिक्विडेशन को नियंत्रित करता है, जिसमें स्थानांतरण, विलय और शहरी शाखाओं को बंद करने के लिए एक किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई बैंक नई ब्रांच खोलती है तो उसे आरबीआई की परमिशन की आवश्यकता होती है, बात सही है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आरबीआई कोई भी बैंक, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक है, वो अपनी ब्रांच को, इसको ध्यान से देखेंगे, अगर रूरल एरिया में, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी बैंक, कोई भी बैंक अपनी नई शाखा खोलना, ट्रांसफर करना, शाखा को बंद करना चाहती है, मतलब ये कोई नई शाखा खोलना चाहते हैं, उसकी जो लोकेशन है उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी एक गांव से दूसरे गांव इत्यादि, है ना।
तो या शाखा को बंद करते हैं। तो तीनों मामलों में बैंक को आरबीआई से नए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। आरबीआई के परमिशन के बगैर वो ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी शाखा को बंद नहीं कर सकती। लेकिन बात शहरी क्षेत्र के लिए अलग है। शहरी क्षेत्रों में ब्रांच को ट्रांसफर करना या रिलोकेट करना, इनके लिए आरबीआई की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नई ब्रांच खोलने के लिए आरबीआई की परमिशन की आवश्यकता तब भी होगी। यही बात यहाँ पे लिखी है कि शहरी शाखाओं को बंद करने या किसी उसके स्थानांतरण या विलय के लिए आरबीआई के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। जमा और उधार की अधिकांश श्रेणियों पर ब्याज दर को डीरेगुलेट कर दिया गया है। डीरेगुलेट कर दिया गया है। ये यहाँ पर डीरेगुलेट पे ध्यान देना, इसे हिंदी में विनियमन नहीं कहेंगे, ठीक है, इसे डीरेगुलेट कर दिया। और बड़े पैमानों पर बैंकों द्वारा निर्धारित किया जाता है कि आरबीआई एनआरआई जमा, निर्यात क्रेडिट और कुछ अन्य श्रेणियों पर ब्याज दर को नियंत्रित करता है। मतलब ये है कि डिपॉजिट में, इसको समझते हैं, डिपॉजिट में जैसे मान लीजिए आप बैंक में पैसा जमा करते हैं 100 रुपए, आपने बैंक में पैसा जमा किया। कहाँ पे जमा किया? बैंक में। तो बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दे, कितना ब्याज दे, तथा अब आपने 100 रुपए जमा किए, बैंक वो पैसा किसी और को लोन में देना चाहती है, तो वो ब्याज दर यहाँ पे होगा। उसी तरह लोन की दर, लोन की दर, इनको डीरेगुलेट कर दिया गया है। डीरेगुलेट करने का मतलब क्या है? डी रेगुलेट, डीरेगुलेट करने का मतलब ये है कि अब बैंक इन दरों को निर्धारित करने के लिए उनको आरबीआई से किसी भी प्रकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं है। बैंक अपनी स्वेच्छा से इन दरों को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं या निर्धारित कर सकते हैं कि लोन किस दर पे दिया जाए, ग्राहकों का बैंक में जमा किया हुआ पैसा किस दर पर बैंक को, ग्राहकों को ब्याज दर दे। वो सारी प्रक्रियाएं बैंक स्वयं निर्धारित करते हैं। डीरेगुलेशन का यहाँ पे ये मतलब है। लेकिन 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 यहां से ध्यान दीजिए, एनआरआई जमा, जैसे ये आप, हमने आपको एनआरआई अकाउंट पढ़ाया था। निर्यात क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट के बारे में हमने आपको पढ़ाया है, एक्सपोर्ट क्रेडिट और कुछ अन्य श्रेणियों पर ब्याज दर को अभी भी आरबीआई नियंत्रित करता है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने परिचालन के कई क्षेत्रों में बैंकों द्वारा पालन किए जाने वाली विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करता है। कुछ विवेकपूर्ण मानदंड संपत्ति का वर्गीकरण, आय की पहचान या प्राविधिकरण या पूंजी पर्याप्तता आदि है। ये समझ लेते हैं। इनको बोलते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स। देखो ये वर्ड आपको इंग्लिश में ज्यादा सुनाई देंगे, प्रूडेंशियल नॉर्म्स। ठीक है। विवेकपूर्ण मानदंड क्या होते हैं? प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एसेट का क्लासिफिकेशन, एसेट क्लासिफिकेशन, एसेट क्या होती है बैंक की? जो बैंकों ने लोन दिया है वो बैंक की एसेट है। तो उसका क्लासिफिकेशन मतलब कैसा क्लासिफिकेशन, कि कौन सी एसेट वो है जिसमें बैंक को रेगुलर ब्याज और ऑन टाइम में मूलधन आने की संभावना प्रॉपर है, और कौन सी एसेट वो है जिसमें बैंक को प्रॉपर ब्याज नहीं मिल रहा है और मूलधन के समय पर आने की संभावना नहीं है। तो वो एसेट जिस पर बैंक को ब्याज समय समय पर मिल रहा है तो स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एसेट। और जिस पर उसे समय समय पर ब्याज नहीं मिल रहा उसे सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट वो होती है जिसके भविष्य में एनपीए होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार का क्लासिफिकेशन प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ऐसी क्लासिफिकेशन बैंकें करती हैं। दूसरे, आय की पहचान, कि बैंक की किस सोर्स से कितनी इनकम हो रही है, इस आय की पहचान करना।
पूंजी को निर्धारित करना। इसके अलावा प्रोविधनीकरण, प्राविधनीकरण का मतलब होता है कि प्रोविजनिंग, कि कौन कौन से प्रोविजन हैं जिनको फॉलो करके बैंक जमा और लोन का निर्धारण कर सकती है। इसके अलावा पूंजी पर्याप्तता, ये पूंजी पर्याप्तता अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल एडुकेशन। अब अब आप लोग इंग्लिश में इसे जानते होंगे, कैपिटल एडिकेसी। ये कैपिटल एडिकेसी नॉर्म्स वो बेसल नॉर्म से जो आए हैं, मतलब ये कि अगर बैंक लोन देती है तो उसे उसका कुछ लोन जो डिफॉल्ट होने का रिस्क में होता है, जो रिस्क वाली एसेट होती है, उस रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए उसे कुछ अतिरिक्त धन अलग से रखना पड़ता है, तो उसे हम कैपिटल एडिकेसी नॉर्म्स कहते हैं। भारत के केस में ये 9% से लेके 11% तक है। ठीक है, जनरली बैंकों के लिए 9% है और कोऑपरेटिव इत्यादि बैंकों के लिए 11%। कॉमर्शियल बैंक के फील्ड में आरबीआई के क्या कार्य होते हैं वो हम यहाँ पे समझें। बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकनी। मनी लॉन्ड्रिंग समझते हैं ना? कपड़े की लॉन्ड्रिंग करके क्या होता है, कपड़े की सफाई, आप कहते हैं ना हमने लॉन्ड्री में कपड़े दिए, उसी तरह मनी को लॉन्डर करने का मतलब ये होता है कि आपने ब्लैक मनी को व्हाइट कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। इस चीज को रोकना कौन इंश्योर करता है? स्वयं आरबीआई। संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट, जैसे मान लीजिए बैंकिंग नॉर्म्स को फॉलो किए बिना मेहुल चौकसी को 4,000 करोड़ का लोन अगर दिया गया क्रेडिट लाइन के माध्यम से, ठीक है, तो अगर वो संदिग्ध हैं तो उनको रोकना। ग्राहकों को के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, केवाईसी जिसे बोलते हैं, नो योर कस्टमर, इन चीजों को इंश्योर करना। आरबीआई ने बैंक की विफलता और दिवालिया के मामले में छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, है ना, उसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की स्थापना की है। अब ये डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसका कवर क्या होता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। उससे पहले हम ये दो तीन बातें समझ लें कि जिस प्रकार हमने बोला संदिग्ध लेन देन और मनी लॉन्ड्री को रोकना कॉमर्शियल बैंक के केसेस में आरबीआई इन चीजों पर नजर रखती है, उनकी रिपोर्ट्स टाइम टाइम पे मांगते हैं सो दैट कि इस तरह की गतिविधियों को ज्यादा से ज्यादा रोका जा सके समय पर। उसी प्रकार बैंक का की विफलता या उसका दिवालियापन ना हो, इस बात को भी इंश्योर करती है आरबीआई। वो टाइम टाइम पे बैंकों को तरह तरह के सपोर्ट देते हैं। इन केस फिर भी अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो छोटे ग्राहकों का नुकसान ना हो, छोटे ग्राहकों का नुकसान रोकने के लिए आरबीआई ने, हमने जैसे अभी पिछले स्लाइड में बताया था कि एक इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना करी है जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसमें अगर किसी व्यक्ति, इंडिविजुअल का, किसी ग्राहक का बैंक में पैसा जमा है और वो बैंक किसी कारण से डूब जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का उसका जो जमा है वो सिक्योर है। मतलब ये कि अगर उसका जमा 5 लाख के ऊपर है तो डीआईसीजीसी, यानी कि ये उस अमाउंट के ऊपर की गारंटी नहीं करता है। आपका कितना भी अमाउंट हो, अगर वो 5 लाख से अधिक है तो उसकी गारंटी नहीं करता है, लेकिन अगर वो 5 लाख से कम है, 5 लाख तक है, तो वो रिटर्न आपको डीआईसीजीसी देता है। ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई बैंक डूब जाए और आपका 20 लाख रुपए जमा है तो भी आपको वापस कितने मिलेंगे? सिर्फ 5 लाख। 2 लाख जमा है तो 2 लाख मिलेंगे, 3 लाख जमा है तो 3 लाख मिलेंगे, 5 लाख जमा है तो 5 लाख मिलेंगे, 1 करोड़ जमा है तो भी 5 लाख मिलेंगे। अधिकतम अमाउंट जो जिसकी सिक्योरिटी डीआईसीजीसी देता है वो 5 लाख की है। ठीक है, पहले ये 1 लाख हुआ करता था, अब ये 5 लाख। अब हम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये जो आपका जमा है बैंक में जिसकी ये गारंटी दे रहा है, उसके कवर के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि विदेशी बैंकों और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, तो अब देखिए इसके अंदर कवर कौन कौन से हैं। विदेशी बैंक, हाँ कवर है।
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हाँ कवर है, जिन्हें प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक भी कहा जाता है, इनकी शाखाएं कवर हैं। सभी वाणिज्यिक बैंक विदेशी सरकारों की जमा राशियों और अंतर बैंक जमा राशियों को छोड़कर, ये ध्यान देना है, ठीक है, कि इसके अंतर्गत ही केंद्र, राज्य और सरकारों की जमा राशियां, इंटर बैंक जो जमा होते हैं, इन चीजों को छोड़कर कवर कौन कौन सा हुआ? विदेशी बैंक कवर है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कवर है, सभी वाणिज्यिक बैंक कवर है। और कवर कौन कौन से? विदेशी सरकारों की जमा राशियां भी कवर है। क्या कवर नहीं है? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का और बैंक के आपस में जो लेन देन करते हैं, वो चीजें इसके अंतर्गत कवर नहीं है। तो ये आपका प्री का इंपॉर्टेंट पॉइंट बना क्या? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 5 लाख रुपए मूलधन और ब्याज मिलाकर, मतलब ये कि अधिकतम अमाउंट जो आप इनसे वापस पा सकते हैं वो 5 लाख है, मूलधन और ब्याज को मिलाकर। ऐसा नहीं कि 5 लाख मूलधन हो जाएगा तो ब्याज आपको अतिरिक्त दिया जाएगा, नहीं, अधिकतम धन जो सिक्योर है वो 5 लाख। प्रति जमाकर्ता, प्रति बैंक तक, ये इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि मान लेते हैं हनी सिंह है कोई व्यक्ति, ठीक है, हनी सिंह का स्टेट बैंक में पैसा जमा है, उनके सेविंग अकाउंट में 5 लाख, एफडी में 5 लाख और किसी और ब्रांच में मान लेते हैं इनके और 3 लाख जमा है, ठीक है। पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में इन्हीं हनी सिंह के 20 लाख और एफडी में 3 लाख जमा है, ठीक है। ऐसी कंडीशन पे हनी सिंह का टोटल क्लेम जो बनेगा, इसका मतलब ये कि जो कवर है अमाउंट डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा, वो स्टेट बैंक में ये जितने जमा है उससे कोई मतलब नहीं। मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 5 लाख, क्योंकि हमने पीछे बताया 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति बैंक, ठीक है। उससे मतलब नहीं, कोई एफडी है, सेविंग अकाउंट है या और कौन सा जमा है, उससे कोई मतलब। उसी तरह हनी सिंह का अगर पीएनबी में जमा है तो यहाँ भी 5 लाख रुपए इनका सेव माना जाएगा, बाकी से मतलब नहीं, क्योंकि 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति बैंक है। मतलब ये कि एक ही व्यक्ति के अगर एक से अधिक बैंक में अकाउंट है तो हर बैंक में उसका अमाउंट अधिकतम 5 लाख रुपए सिक्योर है, सुरक्षित है। एक ही बैंक में उसके चाहे जितने अकाउंट हो, चाहे जितने प्रकार के जमा हो, वो कितना तक मैक्सिमम अमाउंट जो सिक्योर है वो कितना है? मैक्सिमम 5 लाख, दैट्स इट। तो ये आपने समझ लिया, तो आगे इसको हम बढ़ सकते हैं। इसका जो ये बीमा प्रदान करने के लिए बैंकों से क्या करता है? प्रीमियम लेता है। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन प्रीमियम किससे लेता है? बैंकों से। अगर एक व्यक्ति के बैंक में सेविंग्स, फिक्स्ड, रिकरिंग या किसी भी प्रकार के अलग अलग खाते हैं तो कोई बात नहीं, उसका कुल बीमा कवर अधिकतम कितना है? 5 लाख, ये हमने पीछे डिस्कस किया। लेकिन अगर एक व्यक्ति का अलग अलग बैंकों में खाता है, यहाँ ध्यान दीजिए, तो उसे प्रत्येक बैंक में अलग अलग 5 लाख रुपए मिलेंगे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। आरबीआई ने बैंकों को पैरा बैंकिंग यानी कि गैर बैंकिंग गतिविधियां करने की अनुमति दी है, जैसे कि म्यूचुअल फंड व्यवसाय, बीमा व्यवसाय, उद्यम पूंजी आदि। मतलब ये कि म्यूचुअल फंड व्यवसाय, बीमा व्यवसाय इत्यादि में बैंकिंग कंपनियां जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आरबीआई ने उन्हें गैर बैंक कामों के लिए परमिशन दिया है, ठीक है। और ये परमिशन उनको कहां से मिलता है? कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 से, ठीक है। अब हम आते हैं कोऑपरेटिव बैंक के मामले में आरबीआई के क्या काम है ना। तो कोऑपरेटिव बैंक के मामले में आरबीआई के निम्नलिखित काम, जैसे कि सहकारी बैंक, हमने बात करी कोऑपरेटिव बैंक की, तो ये डुअल कंट्रोल में आते हैं, दोहरे विनियमन में आते हैं, डबल रेगुलेशन में आते हैं। एक तो इनके ऊपर आरबीआई का रेगुलेशन होता है, दूसरा सरकार का। जितना बैंकिंग संबंधी काम होता है
उसके लिए इन पर जो रेगुलेशन होता है वो आरबीआई का होता है। जितना प्रबंधन संबंधी काम होता है मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो सरकार के पास होता है। ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब सहकारी बैंक दो तरीके होते हैं। एक आपको पता है जो सिंगल स्टेट होते हैं, सिंगल स्टेट होते हैं, तो उन पे आरबीआई का काम, आरबीआई का रेगुलेशन होता है बैंकिंग कामों के लिए। लेकिन जितना प्रबंधन संबंधी काम है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है। ध्यान देना, स्टेट गवर्नमेंट का प्रबंधन से संबंधित कामों में। लेकिन अगर यही सहकारी बैंक मल्टी स्टेट है, मल्टी स्टेट कहने का तात्पर्य यह है कि वो एक से ज्यादा राज्यों में ऑपरेशन करती है, तो वहां पे उसके बैंकिंग संबंधी कामों के लिए रेगुलेशन किसके पास होगा? आरबीआई के पास। लेकिन जो प्रबंधन संबंधी कामों का रेगुलेशन होगा वो केंद्र सरकार के पास होगा। मतलब अगर ये हम कहें कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पंजाब और महाराष्ट्र में ऑपरेशन करती है, तो पंजाब और महाराष्ट्र की सरकारें उस पर कंट्रोल नहीं रखती, उस पर विनियमन लागू होता है केंद्र सरकार का। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब 4 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्सिम बैंक, सिडबी। ये आरबीआई के पूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन है। ठीक है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, प्राथमिक डीलर और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां आरबीआई के विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन है। आरबीआई बैंकों, एनबीएफसी दोनों का नियंत्रण करता है। लेकिन जुलाई 2019 तक आरबीआई के पास केवल बैंकों के बोर्ड किसी को प्रबंधन और चूक के मामलों में सुपरसीड करने की शक्ति थी। ठीक है, और एनबीएफसी के मामले में आरबीआई के पास ये पावर नहीं थी, वो एनबीएफसी के बोर्ड को सुपरसीड कर सके। सुपरसीड करने का मतलब ये कि इस बोर्ड को हटाकर आरबीआई ने अपनी एक कमेटी अपॉइंट कर दी जो उस बोर्ड को कंट्रोल करेगी या उस बोर्ड के फंक्शन को काम कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो ये पावर उन्हें जुलाई 2019 तक नहीं थी। लेकिन इसे देखिए, जुलाई 2019 में आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, और आरबीआई को सार्वजनिक हित में एनबीएफसी के बोर्ड को भी एनबीएफसी के बोर्ड को भी प्रशासक नियुक्त करने की अनुमति देने के लिए संशोधन आ गया। ठीक है, मतलब ये कि जुलाई 2019 के बाद आरबीआई इनके बोर्ड को कंट्रोल कर सकती है किसी भी कुप्रबंधन प्रबंधन होने की दशा में। अब बात आती है अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट का काम पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो के पास था, है ना? किसके पास था? बैंक बोर्ड ब्यूरो के पास। अब किसके पास आ गया? बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करके जो नई बॉडी आई है उसका नाम है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो इसका काम होगा बैंकों के टॉप अथॉरिटीज को अपॉइंट करना, जैसे प्रबंधक, डायरेक्टर इत्यादि का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो इस प्रकार का अपॉइंटमेंट देखेगा। अब हम इस बोर्ड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष होगा, इसमें एफएसआईबी में। वित्तीय सेवाओं एवं सार्वजनिक उद्यम के विभाग के लिए एक सचिव होगा। ठीक है, वित्तीय सेवाओं एवं सार्वजनिक उद्यमों के जो विभाग है, वित्तीय सेवाएं कौन सी है? फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। और पब्लिक सेक्टर, इनके जो सचिव होंगे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सम्मिलित होंगे एफएसआईबी में। भारतीय ये इरडा के जो अध्यक्ष हैं वो भी एफएसआईबी में सम्मिलित होंगे, आईआरडीए के। ठीक है, आरबीआई का एक डिप्टी गवर्नर एफएसआईबी में सम्मिलित होगा। अभी एफएसआईबी क्या है? फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, जो कि बैंकों में टॉप मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है। इसके अतिरिक्त बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थान के ज्ञान के साथ 3 सदस्य, मतलब वो कि 3 सदस्य ऐसे लोग
जिनको बैंकों और वित्तीय मामलों की जानकारी है, वर्क एक्सपीरियंस है इत्यादि। तो ऐसे 3 सदस्य तथा 3 अन्य सदस्य जो बीमा क्षेत्र के ज्ञान से संबंधित जानकारी रखते हैं, तो उनको एफएसआईबी में सम्मिलित किया जाएगा। एफएसआईबी में कौन-कौन होंगे? एक तो केंद्र सरकार के द्वारा नामित अध्यक्ष होगा। दूसरा, एफएसआईबी में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर के सचिव, है ना? आईआरडीए के अध्यक्ष, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, 3 सदस्य जिनको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑपरेशन के बारे में एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, तथा 3 और सदस्य जिनको एक्सपीरियंस है किसमें? इंश्योरेंस के मामले में, बीमा क्षेत्र के मामले में जिनको अनुभव है, तो वो भी 3 ऐसे सदस्य इसमें सम्मिलित होंगे एफएसआईबी में सदस्य के रूप में। भविष्य में एफएसआईबी के अध्यक्ष तथा बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामलों का प्रबंधन करने वाले 3 सदस्यों का चयन एक खोज समिति द्वारा, अब ये जो 3-3 सदस्यों की अभी हमने बात करी ना कि इंश्योरेंस सेक्टर से और बैंकिंग सेक्टर से जो एक्सपर्ट्स आएंगे 3-3, उनको कहां से लाया जाएगा? एक खोज समिति द्वारा। इसे सर्च कमेटी कहते हैं। सर्च कमेटी, जिसमें अब इस सर्च कमेटी में कौन-कौन से होंगे? आरबीआई के गवर्नर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज तथा डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सचिव होंगे। ये 2 सचिव होंगे, एक डीओपीटी के सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव और आरबीआई के गवर्नर। ये 3 लोग होंगे सर्च कमेटी में, जो कि उन लोगों को ढूंढेंगे जो इंश्योरेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर के मामले में अनुभव रखते हैं। अब अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट या कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी कि एफएसआईबी की स्थापना का प्रस्ताव दिया था, जो कि अब ऑपरेशन में आ चुकी है। एफएसआईबी अब ऑपरेशन में आ चुकी है ना? कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट जो थी या अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट थी, इसका बॉस कौन होता है? आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो याद कर लीजिए, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मोदी जी इसके बॉस हैं। हाँ, तो उन्होंने बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो की स्थापना की, जिनका काम क्या होगा? सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर बैंक और बीमा कंपनियां। तो जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है और पब्लिक सेक्टर की जो बीमा कंपनियां हैं जैसे एलआईसी इत्यादि के प्रमुखों का चयन करेगी। अब तो हालांकि एलआईसी का भी प्राइवेटाइजेशन हो गया, बट स्टिल देयर आर मेनी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी स्टिल ऑपरेटिंग। तो उनके जो प्रमुख हैं, चीफ हैं, प्रबंधक, डायरेक्टर इत्यादि, उनका चयन ये करेंगे। राज्य सरकार द्वारा संचालित गैर जीवन बीमा कंपनियां सामान्य बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों के महाप्रबंधकों, जैसे मैंने अभी पीछे बोला, और निदेशकों का चयन का स्पष्ट अधिदेश होगा। एफएसआईबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वित्तीय संस्थानों, पूर्णकालिक निदेशक एवं गैर कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करेगा। अब इसे समझने की जरूरत है। पीआईबी में यहाँ पे रिकमेंडेशन वर्ड आता है कि ठीक है, लेकिन जब हम ये चेक करते हैं क्या ये रिकमेंडेशन ही अपॉइंटमेंट करना है, तो हमारे पास ये दुविधा आती है। लेकिन इसके पहले जब हम चेक करते हैं क्या बैंक बोर्ड ब्यूरो के पास किस तरह की पावर थी, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के मामले में भी यहाँ पे रिकमेंडेशन वर्ड आता है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो प्रबंधक, निदेशक इत्यादि के लिए रिकमेंडेशन देती है। लेकिन अब आप याद करिए, यूपीएससी ने जो 2021 में क्वेश्चन पूछा कि बैंक के सर्वोच्च अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, उत्तर आता है बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो वहां पे रिकमेंडेशन को ही अपॉइंटमेंट माना गया यूपीएससी के द्वारा। उस आधार पर हम भी यहाँ पे सिफारिशों यानी कि रिकमेंडेशन को अपॉइंटमेंट करने वाली बॉडी मान के चलते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो इसे स्पष्ट करने के लिए आप कमेंट कीजिए, तो हम उस चीज को दोबारा व्याख्या कर देंगे।
फाइनेंशियल सर्विस विभाग पहले राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबंधन और विविध विधिक प्रावधान योजना 1970 और 80 में संशोधन करेगा। बिना इस संशोधन के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इस तरह की पावर को स्थापित करने के लिए कोई बॉडी नहीं बना सकते हैं। मतलब ये कि ये वाला जो कानून है, इस कानून को पहले अमेंड करना होगा। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने एफएसआईबी के प्रारंभिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? भानु प्रताप शर्मा जी को। मिस्टर भानु प्रताप शर्मा पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष भी थे। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो कि 2014 में पीजे नायक कमेटी के आधार पर बनाई गई थी। अब उसका काम फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो एफएसआईबी को दे दिया गया है। ठीक है, आरबीआई के कामों की हम आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि विदेशी मुद्रा बाजार का विनियमन करना, यानी कि फॉरेक्स मार्केट का। रेगुलेशन कौन करेगा? आरबीआई। उसके लिए हमारे पास पहले एक कानून था जिसे हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट 1973। लेकिन आपको पता है कि लिबरलाइजेशन कब हुआ? एलपीजी 1993। लिबरलाइजेशन के बाद भारत की करेंसी इजिली रुपए डॉलर में कन्वर्ट होने लगी और डॉलर का फ्लो इंडिया में हुआ, जिसके बाद दोनों करेंसीज का एक दूसरे से एक्सचेंज तेजी से बढ़ा। तो फेरा के पास अपने आप में जो पावर थी, यानी कि फेरा के तहत जो आरबीआई को पावर थी, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, वो अपने आप में अपर्याप्त थी फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करने के मामले में या रुपए डॉलर को कन्वर्टेबिलिटी को मैनेज करने के मामले में। उसकी वजह से यह आवश्यक हो गया था कि फेरा को टर्मिनेट करके एक नया कानून लाया जाए। उसकी जगह ये जो वैधानिक पावर फेरा दे रहा था, आरबीआई ने एक नए कानून के लिए रिक्वेस्ट करी, जिसके बाद फेमा अधिनियम 1999 भारत सरकार ने संसद के रास्ते इसको पास किया और इस एक्ट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के आधार पर पर्यवेक्षण और विनियमन का पावर आरबीआई के पास है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के माध्यम से। ऐसा इसलिए आवश्यक था क्योंकि 1991 में जो उदारीकरण का काम शुरू किया गया था, उसमें 3 तरह के बदलाव हुए। क्या बदलाव हुए? विदेशी मुद्रा भंडार में पर्याप्त वृद्धि हुई, यानी कि जो विदेशी मुद्रा थी वो अब भारत में पर्याप्त अमाउंट में इकट्ठा हो रही थी। विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई, विदेशों में भारतीय निवेश का उदारीकरण हो रहा था और भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेश, यहाँ पे ये एफआईआई के बारे में है। ये मेन वो चेंजेस थे जिसकी वजह से फेरा को रिप्लेस करके फेमा को लाया गया था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट को रिप्लेस करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया। अब देखते हैं आरबीआई के पास ये भी कुछ काम होते हैं। ठीक है, वो कौन से हैं? सरकारी प्रतिभूति बाजार का विनियमन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन कौन से होते हैं? जैसे टी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड सिक्योरिटीज और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। उनको प्रबंधन करने के लिए आरबीआई के पास सर्टेन पावर्स होते हैं। सरकारी प्रतिभूति बाजार जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां। देखो, 4 तरह की सिक्योरिटीज के बारे में हमने बात किया था। उनमें से एक सिक्योरिटी ऐसी होती है जिसे हम बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन, जो कि राज्य सरकारों की है। बाकी के 3 केंद्र सरकारों की है, केंद्र सरकार की है। ठीक है, और इनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई को इन सिक्योरिटीज और सिक्योरिटी मार्केट के रेगुलेशन की पावर कहां से आती है? आरबीआई एक्ट 1934 से। इसके अलावा मनी मार्केट का रेगुलेशन,
मनी मार्केट का रेगुलेशन। ठीक है, आरबीआई मनी मार्केट का भी रेगुलेशन करते हैं। मनी मार्केट क्या होते हैं हमने पीछे के सेक्शन में कवर कर लिया है, पीछे का लेक्चर आप देखिए, और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस होता है वो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, अच्छा, हमने अभी थोड़ा सा पढ़ा फॉरेक्स के बारे में, तो कुछ एडिशनल फैक्ट जो आपके प्रीलिम एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको अगर हम साथ में देखें तो क्या ये इंटरेस्टिंग होगा? आई थिंक यस। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रखने वाली कंट्री कौन सी है? चाइना, जिनके पास 3222 बिलियन यूएस डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इस मामले में भारत का स्थान कौन सा है? पांचवा। ठीक है, और ये नंबर अब चौथा हो गया है। अगर हम एकदम रिसेंट की बात करें तो रसिया से ज्यादा हो गया है भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो भारत का फॉरेक्स दुनिया में चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स है। ठीक है, भारत से बड़ा है स्विट्जरलैंड, और उससे ज्यादा है जापान, और सबसे ज्यादा है चाइना। उसी प्रकार हम ये देखते हैं कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो उसमें फॉरेन करेंसी एसेट होते हैं जैसे कि डॉलर, येन, यूरो, पाउंड एक्सेट्रा, गोल्ड, एसडीआर, रिजर्व ट्राइन की पोजीशन। इस प्रकार से इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मई 2021 में ये था। वर्तमान में कितना है? ये करीब करीब 605 बिलियन डॉलर के आसपास। तो क्या ये 605 बिलियन डॉलर जो जून 2021 में दिखा रहा है, यही भारत का हाईएस्ट है? अगर आपको पता है यस तो लिखिए यस, आपको पता है नो तो लिखिए नो, आपको पता है कि ये रॉन्ग है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ये गलत है। ठीक है, हम इसको स्पेसिफाई करेंगे आपसे कुछ मिनट बाद। अच्छा, साथ में हम ये देख लेते हैं कि जब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो ये क्या है? आरबीआई के पास पावर है कि वो रुपए के उछाल, अधिमूल्यन और गिरावट यानी कि अधिमूल्यन, अवमूल्यन, उछाल यानी कि अधिमूल्यन और गिरावट यानी कि अवमूल्यन, अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन को रेगुलेट करें। स्टिल भारत का जो एक्सचेंज रेट है वो इस समय $1 बराबर 82 रुपए 845 पैसे के आसपास पहुंच गया है। ठीक है, अच्छा, तो ये सारे वर्क ऐसे हैं जो आरबीआई के अंतर्गत आते हैं। इसके माध्यम से आप अपने प्री के क्वेश्चन को इंश्योर कर सकते हैं। हाँ जी, मनी मार्केट को आरबीआई किस एक्ट के तहत रेगुलेट करता है? आरबीआई को ये पावर आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर प्राप्त है कि वो मनी मार्केट को रेगुलेट करे। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, अभी हमने फॉरेन एक्सचेंज के मैनेजमेंट की बात करी थी, फॉरेक्स मैनेजमेंट के फॉरेक्स मैनेजमेंट की बात करी। विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा संपत्ति, फॉरेन करेंसी एसेट, एफसीए, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर और गोल्ड मेनली शामिल हैं। ये हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में मेनली क्या क्या शामिल है? विदेशी मुद्राएं, सोना, एसडीआर, रिजर्व ट्राइंग की पोजीशन, ये मेन है। ठीक है, आरबीआई इनके संरक्षक के रूप में निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी आरबीआई के पास है। और ये कानूनी प्रावधान आरबीआई को कहां से प्राप्त होता है? 1934 के आरबीआई एक्ट से। ये सारी पावर आरबीआई को कहां से प्राप्त होती है? आरबीआई एक्ट 1934 से। अब आप में जिसने पिछली क्लास बहुत ध्यान से सुनी होगी उसे इनमें से कई सारे बिंदु पता होंगे, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 हमने पीछे डिस्कस किया है। साथियों, अगर आपने आरबीआई एक्ट नहीं समझा है तो एक बार उसे पहले देख लें, तब ये आपके लिए देखना ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन ना गलत हो इकोनॉमी में, यूपीएससी प्री में या मेंस में, तो आप इन इन चीजों को क्रमवार देखें। ठीक है, अच्छा, आरबीआई एक्ट में ये जो पावर है आरबीआई को फॉरेन करेंसी के मामले में, उसके तहत आरबीआई अंतरराष्ट्रीय निपटान के लिए बैंक और अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ अपनी जमा को मैनेज करता है। विदेशी वाणिज्यिक बैंकों के साथ आरबीआई का जो जमा है, संप्रभु या गारंटीकृत देयताएं जो होती हैं, मतलब ये कि जो विदेशी सरकार और या विदेशी संस्थाओं के प्रति भारत की देयताएं होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं,
वो तथा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित उपकरण, ये सारे वो फंक्शन हैं जो आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज के मामले में करता है। इस ग्राफ पर हम 1 मिनट बाद आते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमने अभी थोड़ी देर बाद पहले बात करी थी, हमने पीछे जून 2021 के डाटा को समझा था। अब हमारे पास है दिसंबर 31 2021 से लेके जुलाई 2022 का डेटा, जिसमें हम ये देखते हैं, ये इन्वर्टेड स्केल है। इन्वर्टेड स्केल कहने का मतलब ये है कि आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज, हाँ, ये इन्वर्टेड स्केल है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा रूपी है वो कितना डिप्रिसिएट हुआ है। तो ये रूपी वर्सेस डॉलर है। दिसंबर 2021 में रूपी और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट था वो ये था, और जुलाई 2022 के आसपास आते-आते ये करीब-करीब 80 रुपए के आसपास हो। अब भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसकी क्या स्थिति थी? देखिए, ये अप्रैल 2021 में 577 बिलियन डॉलर का था, ठीक है? और ये पीक समझिए, ये वाला पॉइंट, ये कितना है? 645 के आसपास। 645 बिलियन डॉलर पहुंच गया था। ये करीब-करीब शुरुआत में, मतलब दिसंबर जनवरी के आसपास, या कह लें कि जनवरी 2022 के आसपास, फरवरी 2022 के आसपास ये अपने आप में 645 बिलियन डॉलर के आसपास, और फिर ये घटा। क्यों? क्योंकि रूपी तेजी से डिप्रिसिएट कर रहा था। उस डिप्रिसिएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन किया। हमने पीछे पढ़ा ना कि हम मैनेज्ड फ्लोट रेट फॉलो करते हैं, जहां पे एक्सट्रीम सिचुएशन में आरबीआई को ये पावर है कि वो रूपी के भाव को गिरने से रोकने के लिए फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन कर सकता है। और वो इंटरवीन आरबीआई ने टाइम टाइम पे किया, जिसकी वजह से हमारा रूपी थोड़ा सा स्टेबलाइज हो सका। लेकिन हमारा फॉरेन एक्सचेंज गिर के जो अमाउंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, वो जुलाई 8 2022 में गिर के 580 के आसपास पहुंचा। मतलब वो 645 से घटकर 580 के आसपास आ गया। हमने कितना फॉरेक्स इस दौरान बेचा? करीब 75 बिलियन का। ये ब्लूमबर्ग और आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से है। 75 बिलियन यूएस डॉलर हमने नेट बेचा। नेट बेचने का मतलब है कि इस दौरान जो खरीदा और जो बेचा उसको एडजस्ट किया जाए, तो हमने जो नेट इफेक्ट आता है वो 75 बिलियन यूएस डॉलर को हमने कम किया अपने फॉरेक्स से। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से आरबीआई डॉलर को परचेज करता है। हमारे पास डेटा है अक्टूबर 2021 से लेके सितंबर 2022 तक का, एकदम लेटेस्ट है ना। डेटा है कहां से? ये डेटा आरबीआई का है, ठीक है। आज आप लोग ये समझ लीजिए कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जब हम बात करते हैं, तो किस प्रकार से आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करता है, किस प्रकार से आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करते हुए रूपी डॉलर को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि तेजी से जो भारत का रुपए है, उसका जो अमाउंट है और उसका वैल्यू कैसे आरबीआई ने मैनेज किया। उसकी जो वैल्यू तेजी से गिर रहे थे, उसको मैनेज करने के लिए आरबीआई ने फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन किया और कुछ डॉलर को बेचा। ये हमने समझ लिया। तो बेचा कैसे? अब आप इसको ध्यान से देखिए। पहले हम समझते हैं परचेज कैसे किया। आरबीआई ने इस दौरान, देखिए, समटाइम 7,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 11,000, 10,000, इस तरह से आरबीआई ने पूरे वर्ष के दौरान, पूरे 12 महीने का डेटा है आपके सामने, और सितंबर 2022 तक आरबीआई ने इतना फॉरेक्स खरीदा। अब आप ये कह सकते हैं जब आरबीआई ने इतना फॉरेक्स खरीदा, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने की जगह घटा क्यों? ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। लेकिन जब आपको ये पता चल जाता है, घटने का अपना कारण है कि उस दौरान आरबीआई ने डॉलर बेचा भी, और कितना बेचा? जितना खरीदा उससे बहुत ज्यादा बेचा। ये आपके पास सेम टाइम का बेचने का डेटा है। 7,000, 10,000, 7,000, 5,000, 24,000, 10,000, 22,000, 23,000, 33,000, ये वो डॉलर का अमाउंट है। इतना डॉलर आरबीआई ने बेचा, जिसके बाद हमारा फॉरेक्स 75 बिलियन से घट गया, जो कि 645 तक पहुंच गया था।
वो घट के 580 बिलियन यूएस डॉलर का रिजर्व बचा। ये भी डेटा आरबीआई का है। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य के बैंकर के रूप में आरबीआई के कार्य होते हैं। हमने समझा कि आरबीआई कैसे फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करता है। अब हमारे पास ये है कि आरबीआई के अन्य कार्य क्या हैं। उसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में आरबीआई काम करता है। जैसे कि केंद्र सरकार सिक्योरिटीज बेचती है, तो वो सिक्योरिटीज आरबीआई के माध्यम से बेची जाती है। आरबीआई उन सिक्योरिटीज को बेचकर मार्केट से जो पैसा इकट्ठा करता है, वो उस अगर वो राज्य के मामले में है, उस राज्य को पैसा हैंड ओवर करता है। वो पैसा वो गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने विकासात्मक कार्यों में उपयोग करता है। यही बात केंद्र सरकार पर लागू लागू होती है। केंद्र सरकार सिक्योरिटीज मार्केट में बेचती है आरबीआई के माध्यम से, और आरबीआई वो पैसा इकट्ठा करके केंद्र सरकार को देती है, जिससे केंद्र सरकार अपने डेवलपमेंटल कामों को मैनेज करती है। ये पॉइंट हमने समझ लिया, ठीक है। आरबीआई, ये ध्यान दीजिए, ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड पॉइंट है। आरबीआई केंद्र और राज्य सरकार के धन, जैसे समेकित, आकस्मिक और सार्वजनिक, जिनको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर आप जानते हैं किस एक्ट में है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो आप कमेंट करके बताइए। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट, ये अकाउंट कहाँ है? आरबीआई के पास होता है इनका पैसा। इसके अलावा वेज एंड मीन्स एडवांसेस के माध्यम से आरबीआई केंद्र और राज्य को तथा केंद्र शासित प्रदेशों को समय समय पर अस्थायी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के माध्यम से, जिसमें जिसकी दरें क्या होती हैं, किस रेट में आरबीआई इनको पैसा देता है राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को, वो हम आगे समझेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस योजना को सरकार प्रतिभूत प्राप्तियों और भुगतानों में से अस्थायी बेमेल को पूरा करने के लिए तत्काल नकदी की आवश्यकता को मैच करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। मतलब ये कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस का उपयोग आप किस लिए कर सकते हैं? अपने तत्काल नकदी के लिए, जो डे टू डे कैश चाहिए होता है उनको, उसको मैनेज करने के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस की व्यवस्था की गई है। ये 90 दिनों तक के लिए ऋण की एक सुविधा है। मतलब ये कि 90 दिनों में वेज एंड मीन्स एडवांसेस का पैसा स्टेट बैंक को, स्टेट सरकारों को और केंद्र सरकार को आरबीआई के पास वो अपना अकाउंट क्लियर करना होता है। इसके लिए जो दर है वो रेपो रेट है। रेपो रेट पर यह पैसा लिया या दिया जाता है। रेपो रेट की सीमाएं आरबीआई और भारत सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से, सॉरी, वेज एंड मीन्स की सीमाएं सरकार और आरबीआई के द्वारा मिलकर निर्धारित किया जाता है कि वेज एंड मीन्स में कितना पैसा सरकार ले सकती है, ठीक है। वेज एंड मीन्स केवल एक ऋण पत्र है और गैर व्यापार योग्य है। मतलब ये ट्रेडेबल नहीं है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जैसा हमने पीछे आपसे बात करा था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जैसे प्रॉमिसरी नोट्स एटसेट्रा, ये नेगोशिएबल नहीं है, ये ट्रेडेबल नहीं है। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस केवल एक ऋण पत्र है और गैर व्यापारिक योग्य है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास टी बिल है, डेटेड सिक्योरिटी है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है, ठीक है, नगद प्रबंधन बिल है, तो ये सब ट्रेडेबल होते हैं। लेकिन डब्ल्यूए में ट्रेडेबल नहीं है, वो व्यापार योग्य नहीं है। डब्ल्यूए में हमने इनके बारे में बात करी, ये ट्रेडेबल थे। वेज एंड मीन्स एडवांसेस का उपयोग राजकोषीय घाटे को निधि देने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इन डेफिसिट को फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इनके लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस का उपयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, आरबीआई आरबीआई एक पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में सरकार के अधिशेष, नकदी शेष, निवेश की व्यवस्था करता है। आरबीआई मौद्रिक और बैंकिंग संबंधी मामलों में सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। हालांकि ये सलाह सरकार पर
बाध्यकारी नहीं होती। वेज एंड मीन्स एडवांसेस की हमने बात करी थी सेंटर और स्टेट के मामलों में। अगर 90 दिनों तक, इसमें ये ध्यान दीजिए, 90 दिनों तक सरकारें आरबीआई को वेज एंड मीन्स का पैसा नहीं लौटाते तो 90 दिनों के बाद रेपो रेट्स में 1% का ब्याज बढ़ जाता है। ठीक है, और ये लगातार 10 कॉन्जिक्यूटिव वर्किंग डेज तक अलाउड है। उसके बाद ये लगातार अलाउड नहीं है, तब तक सरकारों को अपने लिए नकदी का प्रबंध कर लेना चाहिए। राज्य के केस में ये जो केंद्र के केस में लगातार 10 दिन तक लिया जा सकता है, राज्य के केस में लगातार 14 दिन तक। ठीक है, 14 दिन तक। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रबंधक के तौर पर आरबीआई की कार्य, कि केंद्र और राज्य के कौन कौन से प्रबंधक हैं? डेप्ट मैनेजमेंट खासतौर से। देखो, केंद्र और राज्य की सरकारें अपने फिजिकल डेफिसिट, अपने रेवेन्यू डेफिसिट और दूसरे प्रकार के खर्चों के लिए टाइम टाइम पे मार्केट से पैसा उधार लेती है, जिसमें केंद्र सरकार तो विदेशी बाजार से भी पैसा लेती है, विदेश की दूसरी सरकारों से भी पैसा लेते हैं। तो उस समय जो आरबीआई होगा, आरबीआई सरकारों के डेप्ट मैनेजर के तौर पर भी काम करती है। डेप्ट मैनेजमेंट का मतलब है उधारी का प्रबंधन करना। उधारी का प्रबंधन करने से आशय यह है कि केंद्र सरकार को कहां पे सबसे सही दरों में लोन मिल सकता है, इस बात की सलाह केंद्र को आरबीआई देता है। उसी प्रकार की सलाह राज्यों को आरबीआई देता है। उनके पैसे का रख रखाव, उनको टाइमली उनका इंटरेस्ट पेमेंट, मूलधन का वापसी करना, पुनर्भुगतान करना, ये सारे काम के लिए आरबीआई राज्य तथा केंद्र सरकारों को टाइम टाइम पे सलाह देती है। इस प्रकार आरबीआई राज्य और केंद्र सरकारों के डेप्ट मैनेजर के तौर पर काम करती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कम देख लिया। अब जब सरकारें उधार लेती हैं तो उनमें किन किन बातों का ध्यान आरबीआई को रखना होता है? कि उधार की लागत को कम करे, जोखिम को कम करे। जो उधार लेने हैं, ऐसा नहीं कि वो हम रिपे ना कर पाए, है ना। ऋण की परिपक्वता संरचना को सुगम बनाना, कि जो मैच्योरिटी पीरियड है वो स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो कि वो सुगम रहे, उसे आसानी से सरकार अचीव कर सके। इसके अलावा आरबीआई के काम बैंकों के प्रति कौन से हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। आरबीआई बैंकों के बैंकर के तौर पर काम करती है। कैसे? आरबीआई सीआरआर और एसएलआर के रख रखाव के लिए, आरबीआई ये जो बैंकों के सीआरआर और एसएलआर है उनका रख रखाव करती है। उसके लिए अपने पास एक खाते का निर्माण होता है, और ये अकाउंट जो बैंकों का आरबीआई के पास होता है, ये कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट होता है। ठीक है, आरबीआई विभिन्न बैंकों के लिए एक कॉमन बैंकर, अब जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक है, वो एचडीएफसी से पैसा लेती है, या एचडीएफसी स्टेट बैंक से पैसा लेती या देती है, तो ये जो इंटर बैंक लेन देन है, ये एक बैंक का दूसरे बैंक पे भरोसा क्यों है? बिकॉज इनके बीच में आरबीआई वो प्लेटफॉर्म और मीडियम प्रोवाइड करवाती है जिससे इंटर बैंक लेन देन संभव है ना। आरबीआई विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अल्पकालिक ऋण और एडवांसेस भी बैंकों को देती है। आरबीआई को अंतिम ऋणदाता के रूप में भी जाना जाता है, मतलब लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के तौर पे भी जाना जाता है। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर बैंकिंग सेक्टर का ऋण एकदम ड्राई हो जाए, उनका जो लिक्विडिटी एकदम ड्राई हो जाए, उनके पास पैसा ना बचे, उनको कोई पैसा नहीं दे रहा, ऐसी कंडीशन में बैंक अपनी तुरंत लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए एमएसएफ दर पर आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों के पास अगर पैसा नहीं है तो कई ऐसे और मैकेनिज्म होते हैं जहां पे वो आरबीआई से एडवांसेस प्राप्त कर सकते हैं, सिक्योरिटीज को बेचकर आरबीआई से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आरबीआई एक ऐसे बैंक के बचाव में आता है जिसकी तरलता समस्याएं खत्म हो गई हैं, ये हमने बात कर लिया। बैंक रन की स्थिति में, अभी बैंक रन की स्थिति क्या होती है? देखिए, बैंक रन उस स्थिति को कहते हैं जब ग्राहकों का अपने बैंक में भरोसा न रहे। अब मान लीजिए किसी समय आपको अचानक ये पता चले कि आपका खाता इस बैंक में है, उदाहरण के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भागने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? जाओगे, पैसा निकालने की कोशिश करोगे। आप सोचोगे सभी ग्राहक अगर पैसा निकाल लें तो क्या स्टेट बैंक सभी ग्राहकों को अचानक पैसा वापस कर सकती है? उत्तर है नहीं।
क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक के पास उतना पैसा होगा ही नहीं। तो आरबीआई उस भरोसे को बनाए रखने के लिए कि बैंकों में जनता का भरोसा बना रहे, बैंक रन की स्थिति को प्रिवेंट करती है। कैसे? जो बैंकों के पास लिक्विडिटी की कमी है, उस लिक्विडिटी को आरबीआई मैनेज करती है। उस बैंकों को समय समय पर पैसा मुहैया कराते हैं, जिसके आधार पर बैंकों के पास पैसा होता है कि वो अपनी तरलता को मेंटेन रखें। तरलता का मतलब ये है कि पर्याप्त मात्रा में कैश बना रहे। ठीक है। ऐसी कंडीशन में आरबीआई को बैंकों का लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का निरीक्षण और निपटान करना, है ना, भुगतान प्रणाली का। तो पेमेंट कैसे होता है? जैसे मान लो हमने कोई सामान खरीदा, हमने किसी को पैसा दे दिया, उसने मना कर दिया कि हाँ पैसा नहीं प्राप्त है। उसके लिए एक एक्ट है जिसे पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 कहते हैं। उसके लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन एनपीसीआई आरबीआई की कोऑर्डिनेशन में काम करती है, बिकॉज आरबीआई की सलाह से वो संस्था बनी है। उसको वो जो पावर है वो भी आरबीआई के आदेशानुसार है। ठीक है। ऐसी स्थिति में पेमेंट एंड सेटलमेंट की जो गारंटी है वो किसके पास है? आरबीआई के पास। मान लीजिए आपने किसी को कोई पेमेंट किया और उसको पैसा प्राप्त हो गया, उसने मना कर दिया। आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो पेमेंट है उसको प्राप्त हुआ और वो इस बात से मना नहीं कर सकता? आपके पास एक अकाउंट होगा जिस अकाउंट में पेड अमाउंट का डिटेल होगा। उस पेड अमाउंट की जो डिटेल है उसकी गारंटी कौन है? स्वयं आरबीआई। इसलिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का जो निरीक्षण और भुगतान है वो आरबीआई करती है। इसके अतिरिक्त कौन से काम है? सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के निपटान की सुविधा के लिए नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आरबीआई के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया है? आरबीआई के द्वारा। और विदेशी मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों और ऋण उपकरणों के लिए एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किसने करी है? स्वयं आरबीआई ने। एनपीसीआई हमारे पास है, एनपीसीआई ये सारी सुविधाएं देती है। ठीक है। एनपीसीआई में फिलहाल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं? 19। प्राइवेट सेक्टर बैंक कितनी है? 17। फॉरेन बैंक कितनी है? 3। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कितने हैं? 7। आरआरबी कितने हैं? 10। तो ये सब मिलके इस समय एनपीसीआई का जो ऑपरेशन है वो बढ़ता चला जाए। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि एनपीसीआई आरबीआई के आदेशानुसार काम करती है, बिकॉज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के तहत जो पावर है वो आरबीआई के पास है। ठीक है। और ये सारी वो सुविधाएं हैं, या हम यहाँ पे इनको देख लें, जो एनपीसीआई ऑफर करती है, जिसमें नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इमीडिएट मनी ट्रांसफर सिस्टम, है ना, आईएमपीएस, यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, रुपे कार्ड, है ना, राष्ट्रीय स्वचालित क्षमा शोधन ग्रह एसीएच, पूरे भारत में एटीएम को जोड़ना, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, टोल प्लाजा इत्यादि में जो होता है, ये सारे काम एनपीसीआई के अंतर्गत आते हैं। आप अगर इनको ध्यान से देख रहे हैं तो इनमें से कम 4 क्वेश्चन यूपीएससी ने लास्ट 5 ईयर में पूछे हैं, जिसमें एटीएम के रिलेटेड, रुपे कार्ड के से रिलेटेड, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड, आईएमपीएस से रिलेटेड, टोल प्लाजा संबंधित कम से कम 5 क्वेश्चन लास्ट 6-7 ईयर्स में आए हैं। अपने आप ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इन चीजों को अगर आप अच्छे से तैयार नहीं करते हैं, और क्वेश्चन जब भी आए बहुत ही सिंपल थे, कौन मैनेज करता है, कौन मैनेज करता है, तो हर बार एनपीसीआई एनपीसीआई बस दिया। एनपीसीआई क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसमें 51% की हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है। हाँ, रिटेल पेमेंट सिस्टम को इंश्योर करने के लिए निजी संस्थाओं को अनुमति और लाइसेंस इत्यादि को इंश्योर करने के लिए गूगल ने थोड़ी कोशिश करी। गूगल गया दिल्ली हाई कोर्ट में और उसने बोला कि क्योंकि ज्यादातर जो बैंकें हैं जो ऑनलाइन ऑपरेशन करती हैं वो गूगल के ही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। गूगल का ही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्थिति में जो
पेमेंट है उसके लिए यूपीआई से करना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि गूगल पे का ये कहना था कि यूपीआई अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है पेमेंट का। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम यूपीआई के बारे में कोई जिक्र नहीं करता है, यानी कि असली पावर यूपीआई के पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, आरबीआई को ये बात ठीक लगी तो उसने इस मामले के में अपने जो सुझाव दिए दिल्ली हाई कोर्ट को वो ये दिए कि हाँ, भविष्य में प्राइवेट कंपनियों को डायरेक्ट पेमेंट पार्टिसिपेशन में साथ लिया जा सकता है। मतलब ये है कि वो बिना यूपीआई के पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी की स्थिति ये है कि चाहे फोन पे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे कोई भी इस तरह की प्लेटफॉर्म हो, वो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं। अब यूपीआई, यस, ये बात सही है कि यूपीआई का जिक्र पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में 2007 में नहीं था। तो इसलिए अब आरबीआई ने भविष्य में प्राइवेट कंपनियों को पेमेंट की परमिशन देने के मामले में रास्ते खोल दिए हैं। स्टिल अभी चूंकि गूगल पे यूपीआई पर ही अपनी सर्विस ऑपरेट करता है, तो इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ, प्राइवेट कंपनियां पार्टिसिपेट करने लगी हैं, लेकिन भविष्य में कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, अब देखिए, जून 2020 में आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है। यह कोष आरबीआई द्वारा प्रबंधित, प्रशासित किया जाएगा और सलाहकार परिषद द्वारा शासित होगा, जिसका शुरुआती मूल्य 500 करोड़ है, जिसमें 250 करोड़ आरबीआई देगा, 250 करोड़ कार्ड जारी करने वाली बैंकें। ठीक है। अब ये कौन है? जैसे ये सरकारी बैंकें भी, और कार्ड नेटवर्क द्वारा यूज इसमें योगदान किया जाएगा। पीआईडीएफ को कार्ड जारी करने वाली बैंक और कार्ड नेटवर्क से परिचालन व्यय कवर करने के लिए आवर्ती आवर्ती योगदान, यानी कि ऑन टाइम कंट्रीब्यूशन प्राप्त होगा। टाइम टाइम पे सिर्फ इस पे कंट्रीब्यूशन होगा, और यदि कोई कमी है तो इसमें आरबीआई योगदान कर सकता है। कार्ड नेटवर्क मूल रूप से वीसा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड आदि हैं। कार्ड नेटवर्क निर्धारित करते हैं कि आपका कार्ड स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। वे व्यापारी, दुकानदार, बैंकों के बीच में भुगतान सेतु का काम करते हैं। ठीक है। कार्ड नेटवर्क लेन देन की मंजूरी देते हैं और संसाधित करते हैं, तभी फंड ट्रांसफर होता है। इस फंड का उद्देश्य व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं को प्रोत्साहित करना होगा तथा अधिक से अधिक संख्या में व्यापारी और खुदरा विक्रेता पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके शुरू कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हमारा इतना था। हमने आरबीआई के फंक्शन केवल समझे इन डिटेल में, और चूंकि इस सेक्शन से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध ही होगा कि इन चीजों को एक बार ध्यान से देख लें, इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लें, और निश्चित तौर पे कमेंट करना ना भूलें। जो चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं वो चीजें, जो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हैं वो चीजें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपकी कमेंट से हमें ये दिशा निर्देश मिलता है, ये लेक्चर उस दिशा में जा रहा है कि नहीं, जहां से आपके मार्क्स बढ़ सके, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, आपके मार्क्स में हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ सके, आप इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा अपने क्वेश्चन को ठीक कर सकें। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन सी प्राइवेट बैंक होती है, कौन सी पब्लिक सेक्टर की बैंक होती है, कौन सी पेमेंट बैंक होते हैं, कौन से दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, है ना। तो पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, कौन सी रीजनल रूरल बैंक होती है, रीजनल रूरल बैंक का कॉम्पोजिशन क्या होता है, वो सारी जितना कोर बैंकिंग है, बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। साथियों, आने वाली क्लास को जरूर नोटिस कीजिए, तो देखिए उसमें नोट्स बनाइए, क्योंकि ये वो एरिया है जहां से यूपीएससी ने ज्यादातर क्वेश्चन पूछे अब तक के लिए। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।